Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about interstate council, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो देखिए, आपको तो पता ही है कि असम और मिजोरम के बॉर्डर पे हाल फिलहाल में कितना कन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। द बॉर्डर इज़ अबाउट 165 किलोमीटर लॉन्ग और असम साइड में जो 3 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं करीमगंज, हाइलाकांदी एंड कचार। और ये डिस्प्यूट पिछले वैसे तो काफ़ी पुराना डिस्प्यूट है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में इट टर्न्ड वायलेंट एज वेल। यू नो हाउ इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग वाज स्टार्टेड बाय मिजोरम पुलिस दैट लेड टू मर्टायर ऑफ 6 पुलिसमैन फ्रॉम असम। तो हाल फिलहाल में टेंशन्स बहुत बढ़ गए हैं और ये जो डिस्प्यूट है उसके पीछे मेन कारण है द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉर्डर। मिजोरम चाहता है कि ये जो बॉर्डर की इंटरप्रिटेशन हो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1875, जबकि ऑफ कोर्स असम सरकार चाहती है और जो लेटेस्ट जो 1973 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है 1933 का, आई एम सो सॉरी, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से हम चाहते हैं कि बॉर्डर डिटरमाइन हो। तो नेचुरली जो बाद वाला या फिर रिलेटिवली जो अपडेटेड नोटिफिकेशन है वो 1933 का है, तो असम साइड्स अपीयर्स टू बी मोर जस्टिफाइड। मिजोरम का अपना कहना है कि 1933 वाले नोटिफिकेशन में हमसे कंसल्ट नहीं किया गया। सो दे हैव देयर ओन आर्ग्यूमेंट्स, बट द पॉइंट इज़ दैट द बॉर्डर इज़ डिस्प्यूटेड। और ये डिस्प्यूट से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। मुझे लगता है कम से कम 5-6 आर्टिकल कवर कर चुके हैं। इसलिए इस आर्टिकल को लेने के पीछे मेरा मेन पर्पस इस डिस्प्यूट को बताना नहीं था। द मेन पर्पस बिहाइंड टेकिंग अप दिस आर्टिकल वाज दैट इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है असम और मिजोरम का, इसके लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप की जा सकती है। ऐसा इस आर्टिकल में सजेस्ट किया गया है कि आइदर the matter should be taken up at interstate council or the matter should be taken up at north eastern council। तो ये जो 2 काउंसिल हैं, इंटरस्टेट काउंसिल एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इनको समझाने के लिए मैंने आर्टिकल कवर किया। अदरवाइज ये जो डिस्प्यूट की हिस्ट्री है ये तो आपको पता ही है, डिस्प्यूट का कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले समझते हैं अबाउट इंटरस्टेट काउंसिल। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी and that is established in order to facilitate coordination between state and center। तो states और स्टेट की जो सरकारें हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का प्रोविज़न दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी, ऑफ कोर्स ये कोई एक्शन नहीं ले सकती अपने आप में। इस बॉडी के अंदर बस एडवाइस या रिकमेंडेशंस दिए जा सकते हैं। तो ज़रा समझते हैं कि कैसे ये इंटरस्टेट काउंसिल बनाई जाती है। तो समझिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में लिखा है कि द प्रेसिडेंट में इन पब्लिक इंटरेस्ट कैन सेट अप ए काउंसिल टू इंक्वायर इनटू एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स और ए डिस्प्यूट और एन इशू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। मतलब आर्टिकल 263 में लिखा है कि प्रेसिडेंट पब्लिक इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए एक काउंसिल बना सकते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, या तो फिर सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया हो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो सीधा सीधा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये काउंसिल बनाता नहीं है, वो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि सर अगर कभी कोई स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए या सेंटर या स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो आप एक काउंसिल बना सकते हैं जो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए रिकमेंडेशंस देगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस द प्रेसिडेंट मे इस्टेब्लिश सच इंटरस्टेट काउंसिल, और जो उस इंटरस्टेट काउंसिल जो होगी उसका पावर, फंक्शन, किस तरह से वो काम करेगा, उसकी ड्यूटी, एवरीथिंग विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑर्डर देंगे उस तरह से वो ड्यूटी, उस तरह से वो बॉडी काम करेगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये लिखा था आर्टिकल 263 कि प्रेसिडेंट के पास ऐसा पावर है इस तरह की काउंसिल बनाने का, लेकिन इस तरह की काउंसिल प्रेसिडेंट ने बनाई नहीं थी अनटिल
1990 तक ये आर्टिकल 263 बस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, बट अकॉर्डिंगली एक्शंस नहीं लिए गए थे। लेकिन फिर हुआ क्या, 1983 में एक कमीशन बनाई गई थी, सरकारिया कमीशन, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो सरकारिया कमीशन 1983 में जब बनाई गई सेंटर स्टेट रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें सरकारिया कमीशन ने रेकमेंड किया था कि इंटर स्टेट काउंसिल्स बनाई जानी चाहिए। जब जब स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए या स्टेट और सेंटर के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जानी चाहिए, एज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 263। तो सरकारिया कमीशन के इस रिकमेंडेशन के बाद 1990 में थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इंटर स्टेट काउंसिल वाज क्रिएटेड। तो आई होप पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझ आ रही है। आर्टिकल 263 says that interstate council could be established in order to resolve dispute between center and state or amongst different states. Sarkaria Commission in 1983 said that such interstate councils should be established in order to facilitate resolution of dispute amongst the states and the center. तो सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1990 में रिलीज करके प्रेसिडेंट ने कहा कि जो इंटर स्टेट काउंसिल होगी उसके चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो मुद्दा यह है कि जो 1990 में प्रेसिडेंट ऑर्डर रिलीज किया प्रेसिडेंट ने, उसके हिसाब से उन्होंने ले डाउन कर दिया कि क्या क्या कंडीशंस होंगे, किस तरह की होगी इंटर स्टेट काउंसिल। क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल में क्या कॉम्पोजिशन हो गया, क्या फंक्शन होगा, ये सब कुछ प्रेसिडेंट के हाथ में छोड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 263। तो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर रिलीज करके 1990 में, अप्रैल 1990 में ऑर्डर रिलीज करके कहा कि जो इंटर स्टेट काउंसिल बनेगी उसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे और जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली के चीफ मिनिस्टर्स प्लस 6 यूनियन मिनिस्टर्स and administrators of union territories which do not have legislative assembly will be members। तो हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर, 6 यूनियन मिनिस्टर्स प्लस वो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर, प्लस यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, सब मेंबर होंगे इंटर स्टेट काउंसिल का। और अगर इंटर स्टेट काउंसिल को टाइम टू टाइम सजेशन देने के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी होगी, आपको पता है कि कुछ लोगों को, मेंबर्स को मिला करके एक कमेटी बना दी जाती है, तो इसी तरीके से इंटर स्टेट काउंसिल की अब एक स्टैंडिंग कमेटी होगी। वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे यूनियन होम मिनिस्टर। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 1990 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था दैट जस्ट सेड कि अगर कभी इंटर स्टेट काउंसिल बनता है तो उसका क्या कंपोजिशन होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बना दिया थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1990। द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1990 वाज जस्ट अबाउट कि इफ एन इंटर स्टेट काउंसिल इज मेड व्हाट विल बी इट्स कंपोजिशन। तो मुद्दा यह है कि द इंटर स्टेट काउंसिल इज नॉट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ क्रिएटेड टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट। तो आई होप आप बात समझ रहे हैं। 1990 में जब प्रेसिडेंट ने पहली बार ऑर्डर रिलीज किया, उन्होंने कहा कि भाई अगर कभी इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाए तो इसके ये मेंबर्स होंगे, ठीक है जी। और ऐसा नहीं कि इंटर स्टेट काउंसिल परमानेंटली बना दिया गया, सो इट्स नॉट ए परमानेंट बॉडी। तो जब जब इंटर स्टेट काउंसिल बनाना होता है उसके बाद से मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया तो प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर्स रिक्वेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को कि सर एक इंटर स्टेट काउंसिल बना दीजिए, इस डिस्प्यूट को वहाँ डिस्कस करना है। तो अकॉर्डिंगली फिर प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल बनाते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, और फिर वो इंटर स्टेट काउंसिल अपना काम करती है, फिर डिसॉल्व हो जाती है। तो मुद्दा यह है कि इंटर स्टेट काउंसिल इज नॉट ए परमानेंट बॉडी, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में ही बनाई गई। अप्रैल 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल का क्या फीचर होगा, कौन से मेंबर होंगे, वो रिलीज किया गया अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1990। फिर 1990 का अक्टूबर में पहली इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई अंडर वीपीसी गवर्नमेंट, वीपी सिंह गवर्नमेंट। टाइम टू टाइम अलग अलग इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट जो लास्ट वाला इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया था दैट वाज इन 2090। तो एक बार ये काउंसिल बनती है, काम करती है, फिर वो डिसॉल्व हो जाती है, फिर जब जरूरत होता है तो फिर से उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो इंटर स्टेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म को वापस से रिवाइव करने का सजेशन दिया गया इस आर्टिकल में कि सर ये जो मिजोरम और असम के बीच का डिस्प्यूट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया है, तो क्यों ना इसके लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल बना ली जाए और वहाँ पे डिस्कस किया जाए इस मामले को। दूसरा है जोनल काउंसिल। तो समझिए, अकॉर्डिंग टू स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 हमारे देश के अंदर 5 जोनल काउंसिल बनाए गए। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो नॉर्थ के स्टेट्स, सब डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं। सेंट्रल जोनल काउंसिल मतलब सेंट्रल के स्टेट्स,
ईस्टर्न जोनल काउंसिल मतलब ईस्टर्न स्टेट्स लाइक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। वेस्टर्न जोनल काउंसिल इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब वेस्टर्न काउंसिल में होंगे। सदर्न जोनल काउंसिल जिसमें साउथ के स्टेट्स होंगे। तो 5 जोनल काउंसिल बनाए गए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। ये जोनल काउंसिल का भी पर्पस या काम मोर और लेस इंटर स्टेट काउंसिल जैसा ही है, लेकिन क्या तो डिस्प्यूट अगर कोई हो जाए तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का मेन फंक्शन होता है इस जोनल काउंसिल का। लेकिन जोनल काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल में अंतर क्या है कि इंटर स्टेट काउंसिल एक ऑल इंडिया बॉडी है, पूरे इंडिया लेवल की बॉडी है, जबकि जोनल काउंसिल जो है कुछ एक स्टेट्स को ये एड्रेस करता है या रिप्रेजेंटेशन देता है। तो अगर मान ली कि नॉर्दर्न जोन में कोई डिस्प्यूट है तो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग बनाई जाएगी, सेंट्रल जोन में कोई डिस्प्यूट है तो सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाएगी। और जोनल काउंसिल की अगर बात की जाए तो इसके चेयरमैन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर, और जिसके वाइस चेयरमैन होंगे जो जिस जोन की मीटिंग है उस जोन के किसी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर। तो वाइस चेयरमैनशिप की जो पोस्ट है वो रोटेशन बेसिस पे चलती है टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर जोन। 1 साल का टाइम पीरियड मिलता है एक चीफ मिनिस्टर को एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ अ पर्टिकुलर जोनल काउंसिल। उसके अलावा बाकी सारे स्टेट्स जो एक पर्टिकुलर जोन में आते हैं उनके चीफ मिनिस्टर प्लस 2 मिनिस्टर्स ऑफ दोज स्टेट्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर एंड 2 मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी इन दैट पर्टिकुलर जोन। जैसे ये नॉर्थ जोनल काउंसिल में आप देख रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी आ रहा है दिल्ली, चंडीगढ़, तो यहाँ से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे इन दिस नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। तो इस तरीके से दिस इज द मेंबरशिप ऑफ जोनल काउंसिल। एपीएससी में अगर बस इतना भी याद रखोगे कि इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जोनल काउंसिल के चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर, तो भी चल जाएगा, लेकिन यूपीएससी में थोड़ा डिटेल में याद रखना पड़ेगा, पीटी में वो पूछ लेते हैं। अब देखो, आपने अगर देखा होगा तो ये जो 5 जोनल काउंसिल अकॉर्डिंग टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 उसमें नॉर्थ ईस्ट के तो स्टेट्स हैं ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से जोनल काउंसिल है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल दैट हैज़ बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971, जिसमें 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। इसका हेडक्वार्टर्स शिलांग में है। इसके भी चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर ही हैं, और इसका अंतर बस इतना है कि इसके वाइस चेयरमैन जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ डोनर हैं। इसमें किसी चीफ मिनिस्टर को वाइस चेयरमैनशिप नहीं मिलती है। एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मेंबर ऑफ दिस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इसका फंक्शन है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बीच में आपस में एक कोऑपरेशन बिल्ड करे और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेकर के आए। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के लिए अलग से व्यवस्था है, अलग से कानून है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। तो जो भी बातें मैंने अभी तक बताई उसको अगर मैं समराइज़ कर दूं तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो असम और मिजोरम का बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जानी चाहिए, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 263 सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद इन 1983 एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इंटर स्टेट काउंसिल के कौन कौन से मेंबर होंगे वो बताया गया 1990 में, और तब से 11 या 12 बार इंटरस्टेट काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट की जा चुकी है। उसके अलावा जोनल काउंसिल्स होते हैं, दे आर स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। दे आर 5 जोनल काउंसिल, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए इन 8 स्टेट्स के लिए अलग से कानून है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। चलिए इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। The next article is taken from economy segment. It is about abolition of retrospective tax laws. So retrospective tax laws, very important topic for this year. It is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. तो retrospective tax law को समझने के लिए हमें केन एनर्जी का केस या वोडाफोन का केस समझना होगा, जो मैं पहले भी डिटेल में करा चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ समझ आ जाए। तो समझिए, केन एनर्जी एक यूके बेस्ड कंपनी, ठीक है जी, इसने इंडिया के अंदर एक कंपनी खोली केन इंडिया। तो ये केन इंडिया हो गई डॉटर कंपनी ऑफ केन एनर्जी। केन इंडिया 2006 में खोली गई। तो केन इंडिया की ओनर है केन एनर्जी ऑफ यूके। अब केन एनर्जी की ये जो कंपनी है केन इंडिया, जो इंडिया में खोली गई है, इसके तमाम शेयर्स केन एनर्जी ने बेच दिए। लगभग 30% शेयर्स तो उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अलग अलग इन्वेस्टर्स को बेच दिए, बचे हुए शेयर्स वेदांता कंपनी को बेच दिए, और केन इंडिया के बस 9.8 शेयर्स इन्होंने अपने पास रखे। तो मुद्दा यह है कि इन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई, उस कंपनी के ज़्यादातर शेयर्स इन्होंने बेच दिए। अब जब ज़्यादातर शेयर्स इन्होंने बेच दिए तो इस कंपनी को हुआ कैपिटल गेन। द केन एनर्जी, जब पेरेंट कंपनी
देखिए दो कंपनी है, केन एनर्जी और केन इंडिया। तो केन इंडिया इज़ द डॉटर, केन एनर्जी इज़ द पेरेंट। और केन एनर्जी ने अपने डॉटर कंपनी के ज़्यादातर शेयर्स बेच दिए, तो उस प्रोसेस में इस केन एनर्जी जो पेरेंट कंपनी है उसको हो गया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? जब भी आप कोई भी कंपनी अपना कोई एसेट बेचती है तो उससे जो भी उसको प्रॉफिट होता है उसको कहा जाता है कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन पे उसको टैक्स देना होता है, इसको कहा जाता है कैपिटल गेन टैक्स, विच इज़ अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सरकार ने कहा केन एनर्जी से कि चलो भाई अब टैक्स निकालो, तो क्योंकि तुमने ये केन इंडिया के एसेट्स बेचे हैं और इससे तुमको कैपिटल गेन हुआ है, तो चलो निकालो कैपिटल गेन टैक्स। और सरकार ने लगभग 6,000 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्स क्लेम कर दिया केन एनर्जी से कि निकालो कैपिटल गेन टैक्स ऑफ 6,000 करोड़। केन एनर्जी ने कहा कि सर एक बात बताओ, मैं तो यूके बेस्ड कंपनी हूँ और मेरी कंपनी थी केन इंडिया, तो ये कंपनी जो डॉटर कंपनी है केन इंडिया, ये भी तो यूके की ही कंपनी हुई ना, क्योंकि मैं तो यूके बेस्ड कंपनी हूँ, तो ये भी यूके की कंपनी हुई। और अगर ये यूके की कंपनी है और इसके शेयर्स अगर मैंने बेचे हैं और इसको बेच करके मुझे कैपिटल गेन हुआ है, तो इस पर आपका टैक्स कहाँ से बन जाता है? यूके का शेयर, यूके की कंपनी है, भले इंडिया में है तो क्या हुआ है तो यूके की कंपनी, क्योंकि इसका मेन ओनर तो मैं हूं और मैं यूके बेस्ड कंपनी हूं। तो अगर यूके की कंपनी के शेयर्स बेचे गए हैं और उससे कैपिटल गेन होता है, तो उस पर आप कैसे टैक्स मांग रहे हो? इंडियन सरकार कैसे टैक्स मांग रही है? भारत सरकार ने कहा अरे ये तो गड़बड़ हो गया। इसी तरीके का केस वोडाफोन के साथ भी हुआ है। जब वोडाफोन ने अपने एसेट बेचे, हचीसन एसआर और वोडाफोन के बीच में इस तरह का अग्रीमेंट हुआ, तो वोडाफोन केस एंड केन एनर्जी केस बोथ आर सिमिलर। They sold their asset and government of India claimed capital gain tax on these companies and these companies said कि no, you are not a rightful authority to claim tax, क्योंकि आप ये एसेट आपको नहीं बिलोंग करता, ये विदेशी एसेट है। सरकार करे है तो हमारे देश में यार, हमारा नहीं है तो क्या हुआ? मतलब विदेशी कंपनी ओनर है तो क्या हुआ, लेकिन है तो हमारे देश में। तो अगर इस एसेट को बेच करके कैपिटल गेन होता है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स तो हमारा होना चाहिए। सरकार ने कहा ये कंपनियां मानने को तैयार नहीं। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला वोडाफोन के फेवर में सुनाया। मैं केन एनर्जी की बात बता रहा हूं, सिमिलर केस वोडाफोन के साथ था और सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन वाला मामला पहुंचा और वोडाफोन के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नहीं देखो, चूंकि ये जो एसेट जिसको बेचा गया, जिससे कैपिटल गेन हुआ है, दैट वाज नॉट एन इंडियन एसेट, दो इट वाज ऑन इंडियन सॉइल बट इट वाज नॉट एन इंडियन एसेट। सो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया इन द फेवर ऑफ वोडाफोन की सरकार टैक्स नहीं मांग सकती, because according to your income tax act section 2 सब क्लॉज 14, जब तक इंडियन एसेट नहीं बेचा जाए तब तक आप कैपिटल गेन नहीं डिमांड कर सकते, और ये इंडियन एसेट तो है ही नहीं। इट इज ऑन इंडियन सॉइल बट इट इज नॉट एन इंडियन एसेट एंड दैट इज वाई यू कैन नॉट क्लेम कैपिटल गेन टैक्स। तो सरकार ने क्या किया फिर? 2012 की बात है, उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी साहब, बाद में ये आपको पता है प्रेसिडेंट भी बने। प्रणब मुखर्जी साहब ने कि कानून ही बदल दिया। बोले अच्छा ये कानून ही बदल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का तो काम क्या है? कानून के हिसाब से सज़ा सुनाना या फैसला सुनाना। बोले कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं आपका टैक्स नहीं बनता है, सरकार का टैक्स नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये इंडियन एसेट नहीं है। सरकार ने कहा रुको हम कानून ही बदल देते हैं, और इन्होंने कानून बदल के कह दिया, 2012 में अमेंडमेंट लाया टू दिस एक्ट, और अमेंडमेंट लाके इन्होंने कहा कि कैपिटल एसेट विल बी दैट विच इवन इफ इनकॉर्पोरेटेड बाय ए कंपनी आउटसाइड इंडिया shall always be deemed to be situated in India if the asset is located in India। तो इन्होंने पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही बदल दिया। बोला अगर बेटे कंपनी इंडिया में लोकेटेड है तो हम इसको इंडियन कंपनी मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ आईटी एक्ट, भले इसकी पेरेंट कंपनी कोई भी हो, विदेशी हो चाहे कोई भी हो, अगर इंडिया में लोकेटेड है तो उसको अगर बेच करके कैपिटल गेन होगा तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स तो हम क्लेम करेंगे। और ये कानून लेकर के आए, अमेंडमेंट लेकर के आए टू दिस आईटी एक्ट। अब यहाँ पे ये रुके नहीं, इन्होंने इस अमेंडमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से अप्लाई कर दिया। तब देखिए नॉर्मली कैसा होता है कि आज कोई कानून बना तो ये आज के बाद आगे के तमाम केसेस में एप्लीकेबल होगा, उसको प्रोस्पेक्टिव टैक्सेस कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव लॉस कहते हैं कि आज बन गया तो आज से ये कानून एप्लीकेबल होगा, आज से कोई इस तरह का काम करता है तो उस पर ये कानून लगेगा। बट कभी कभार सरकारें जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ भी लगा सकती हैं, क्रिमिनल केसेस के लिए नहीं लगा सकती हैं, लेकिन सिविल केसेस के लिए रेट्रोस्पेक्टिव लॉ भी लगा सकती हैं। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब किसी पुराने डेट से उसको एप्लीकेबल कर सकती हैं, कि लाया 2012 में लेकिन उसको अप्लाई कर दिया 1962 से, मतलब 1962 से के बाद से अगर किसी ने भी विदेशी कंपनी ने भी इंडियन सॉइल पे अपने एसेट बेचे हैं तो उस पर भारत सरकार का टैक्स क्लेम बनता है।
अब कंपनियों में खलबली मच गई, जितने सारे लोगों ने अपने एसेट बेचा था पहले भी, उनमें भी खलबली मच गई। अरे इस तरीके से तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सब पे टैक्स देना पड़ेगा। वोडाफोन से सरकार ने अब के टैक्स मांगना शुरू किया कि अब तो बोलो, अब तो कानून भी तुम्हें नहीं बचा सकता, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचा सकता। ऐसे ही केन एनर्जी भी फंस गया, बोले अब तो कानून भी हमने अपने हिसाब से बना दिया, अब तो टैक्स दो। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, वोडाफोन और केन ये पहुंच गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन हेग। तो ये केन एनर्जी पहुंच गया हेग के अंदर, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। तो ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है दैट इज इन हेग नेदरलैंड, ये एक्चुअली में कोर्ट नहीं है, इसका नाम है खाली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, बट ये कोर्ट नहीं है, एक आर्बिट्रेशन सेंटर है कि दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये आर्बिट्रेशन सेंटर है। ये आर्बिट्रेशन सेंटर हैज़ बिन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू हेग कन्वेंशन ऑफ 1899, जिसका इंडिया भी मेंबर है। इसलिए जब केन एनर्जी यहाँ चला गया और इंडिया चूंकि इस कन्वेंशन का मेंबर है, तो इंडिया मना नहीं कर पाए कि नहीं हम इसके फैसले को नहीं मानेंगे, बिकॉज वी आर ऑल्सो सिग्नेटरी टू दिस हेग कन्वेंशन ऑफ 1899। और इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुनाया केन एनर्जी के फेवर में कि भाई सरकार ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, ये रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से कानून नहीं लगा सकते, दैट इज़ अनजस्ट एंड दैट इज़ नॉट जस्टिफाइबल, और ये जो टैक्स क्लेम वो कर रहे हैं वो सही नहीं है, एंड यू शुड नॉट बी अलाउड टू पे दैट, यू शुड नॉट बी आस्क्ड टू पे दैट। और उल्टा ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत सरकार को ही तकलीफ में डाल दिया। उन्होंने कहा कि केन एनर्जी को आपने इतने दिनों से हरास किया है, अब आप इसको $1.2 बिलियन का कंपनसेशन देंगे। और इसी तरीके का फैसला वोडाफोन के फेवर में आ चुका है इन सितंबर 2020। वोडाफोन गया था सिंगापुर के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, केन एनर्जी गया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन हेग नेदरलैंड। दोनों ही जगह भारत सरकार के खिलाफ फैसला है, और कानून तो देखो हमने गलत बना ही दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई आपने कानून को अमेंड करके और रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लगा दिया। तो वही बात हो गई कि आज आपने ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक कर दिया गलती से या जानबूझ के भी मान लो, और फिर सरकार ने कानून बना दिया आज से कि भाई जो भी ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करेगा उसको फांसी की सज़ा, और ये रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से एप्लीकेबल होगा, ठीक है, और आपको उठा करके फांसी डाल दी जाए। वो बात अलग है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रिवेंट फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव लॉ एज फार एज क्रिमिनल केसेज आर कंसर्न। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो थ्योरेटिकली है नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रोकेगा उसको, लेकिन सरकार तो कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड कर सकती है, राइट। तो मतलब ये आप कुछ भी अमेंड करके पुराने टाइम से लगाते तो वो कानून कहीं ना कहीं तो देखो अनजस्ट था ही, और यही कारण है कि इंडिया को दोनों जगह बेइज्जती झेलनी पड़ी। सिंगापुर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में वोडाफोन केस में इंडिया हारा, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग नेदरलैंड में इंडिया हारा अगेंस्ट केन एनर्जी। पिछले साल ये दोनों जजमेंट आए हैं। तो एक बात तो तय हो गई थी कि ये जो कानून हमने बना दिया है ये काफ़ी गलत कानून बना दिया है, इससे सिर्फ हमारी बेइज्जती हो रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंपनियां पैसा तो नहीं दे रही हैं कैपिटल गेन टैक्स, लेकिन विदेशी कोर्ट्स में केस जरूर कर दे रही है, और हम केस हार रहे हैं, और इससे इंडिया की इमेज खराब हो रही है। जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉज होते हैं ना, दे टार्निश इंडिया इज इमेज एज एन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री। यार ये कैसा देश है जो कभी भी कानून बनाता है और पुराने टाइम से अप्लाई कर देता है। मतलब आज आप ये सोच कर क्या है इस देश में कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ क्योंकि टैक्स 20% है, कल होकर के सरकार कहे कि नहीं नहीं टैक्स 50% होगा और 2 साल पुराने से लगेगा, 2 साल पहले से ये 50% टैक्स लगेगा। तो ये तो गलत बात हो गई ना। कंपनियां अपने हिसाब से प्लान करती हैं और आप पूरा कानून ला करके पुराने डेट से एप्लीकेबल कर दे, कंपनियों को लॉस हो जाएगा। सो दैट ऑल्सो टर्निश्ड इंडियाज इमेज एज एन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री। और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कानून बन चुका था हमारी सरकार के लिए, ना आगे ही बढ़ पा रहे थे ना पीछे ही बढ़ पा रहे थे। अब क्लेम भी करना था सिंगापुर केन एनर्जी से, वोडाफोन से कि भाई टैक्स लाओ, क्योंकि टैक्स लॉ ऐसा कहता है, और वो देने को रेडी नहीं है। अल्टीमेटली भारत सरकार ने सेंसिबल डिसीजन लिया है। कल हमारे देश की यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक कानून, एक बिल पेश किया है पार्लियामेंट के सामने, टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्लॉजेस हैं दैट वेर इंट्रोड्यूस्ड इन 2012 इन IT एक्ट दैट विल बी रिमूव्ड। तो ये बिल रखा गया, ये बिल पास भी हो जाएगा और ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ हटा दिया जाएगा। बहुत ज़रूरी था, सरकार इस कुछ नहीं कर पा रही थी और सिर्फ हमारी बेइज्जती हो रही थी, इमेज खराब हो रहा था। सरकार ने ये भी कहा है कि एज पर द प्रपोज चेंजेस एनी टैक्स डिमांड मेड ऑन ट्रांजेक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर May 2012 शैल बी ड्रॉप्ड। तो देखिए 2012 में कानून लाया गया था, तो 2012 के बाद से तो ये जिन लोगों को भी कैपिटल गेन हुआ उनको तो टैक्स देना है, ठीक है जी। तो 2012 के बाद से जिन्होंने भी इंडियन सॉइल पे अपने एसेट्स बेचे हैं उनको तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना है,
क्यों? क्योंकि 2012 में कानून आ चुका था, लेकिन 2012 से पहले जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस थे वो सरकार ने माफ़ कर दिए। जब कानून आया था उसके पहले के केसेस सरकार ने माफ़ कर दिए। उल्टा सरकार ने यह भी कहा है कि जिन जिन कंपनियों ने 2012 से पहले इस तरह के ट्रांजैक्शन पे सरकार को टैक्स दे दिया है ऑलरेडी, उनका टैक्स का अमाउंट सरकार वापस कर देगी। भाई हम तुमने से अगर टैक्स ले लिया था पहले, तुम्हारा 2008 का ट्रांजैक्शन था और हमने तुमसे टैक्स ले लिया था, तो हम उसको वापस कर देंगे। हाँ, लेकिन उसमें इंटरेस्ट जोड़ के नहीं देंगे, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेंगे। सो ऑल ट्रांजैक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर May 2012 shall be dropped and any taxes collected shall be repaid, although without interest. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट कर्मचारी दिवस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, कर्मचारी दिवस गोपीनाथ बोरदोलोई जी को याद करते हुए हमारे देश में, हमारे स्टेट में मनाया जाएगा। तो गोपीनाथ बोरदोलोई जी आपको तो पता ही है कि ही इज टाइटल्ड विथ द टाइटल लोकप्रिय। जो लोकप्रिय टाइटल उनको मिला था दैट वाज गिवन बाय गवर्नर ऑफ असम जयराम दास दौलतराम। He died on 5th August 1950 at the age of 60 years और उनको मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड भी मिला 1999 में गोपीनाथ बोरदोलोई जी को। और 2012 में हिज लाइफ साइज स्टैचू वाज अनवील्ड इन द पार्लियामेंट हाउस बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रिसेंट न्यूज़ ये है, हाल फिलहाल में स्टेट कैबिनेट ने, आसाम की स्टेट कैबिनेट ने फैसला लिया कि गोपीनाथ बोरदोलोई जी को याद करते हुए उनके डेथ एनिवर्सरी दैट इज़ ऑन 5th अगस्त, यानी कि कल का दिन, उसको कर्मचारी दिवस की तरह याद किया जाएगा, ताकि गोपीनाथ बोरदोलोई जी के कॉन्ट्रीब्यूशन को उस दिन याद किया जा सके। तो डेथ एनिवर्सरी ऑफ गोपीनाथ बोरदोलोई हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज कर्मचारी दिवस इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओलंपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हम डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है APSC PT में आ जाए, UPSC में भी आ जाए। तो दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओलंपिक्स से रिलेटेड देख लेते हैं। स्पोर्ट्स में इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है जी, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एंड दिस ब्रॉन्ज मेडल वी हैव वन आफ्टर 41 ईयर्स। पिछला जो मेडल हमने जीता था हॉकी के अंदर, ओलंपिक्स में हॉकी के अंदर, वो था इन 1980 व्हेन वी वोन गोल्ड। अगर आप देखो तो इंडिया का पहले कितना ज़्यादा दबदबा था हॉकी के अंदर। हम लगातार गोल्ड लाते थे 1928, 32, 36, 48, 52, और बीच में जो नहीं आया था ऐसा नहीं कि हम उसमें हारे थे, वो वर्ल्ड वॉर 2 के कारण ओलंपिक्स हुआ ही नहीं था। अदरवाइज हर साल हम गोल्ड लाते थे। बाद में थोड़ा परफॉर्मेंस ख़राब हुआ और एक टाइम तो अब ऐसा आ गया था कि 41 सालों तक, फॉर लास्ट 41 ईयर्स वी कुड नॉट विन इवन अ ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन इस साल वापस से चलिए वापसी हुई है, ब्रॉन्ज ही सही लेकिन एक मेडल तो जीता है हमने आफ्टर 41 ईयर्स। एक और अच्छी बात है कि इंडियन हॉकी टीम ने 12 मेडल्स जीत लिए हैं ओलंपिक्स में, जो किसी भी हॉकी टीम के लिए हाईएस्ट है। उसके अलावा रवि कुमार दाहिया ने सिल्वर मेडल जीत लिया है इन मेंस फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी। और ही लॉस्ट इन द फाइनल अगेंस्ट रशियन ओलंपिक कमिटीज रेसलर जावूर उगेव। तो रवि कुमार दाहिया हैज़ वोन इंडियाज़ 5th मेडल एंड इट विल बी 2nd सिल्वर मेडल फॉर इंडिया आफ्टर मीराबाई चानू वोन सिल्वर मेडल फॉर इंडिया। चलिए, कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसको देख लेते हैं। इंडियाज़ करंट ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट इज INS विक्रमादित्य विच इज ऑफ ब्रिटिश ऑरिजिन। नो, दिस इज रॉन्ग, इट इज ऑफ सोवियत ऑरिजिन। INS विक्रांत being developed is an indigenous aircraft carrier. Absolutely correct. So the correct answer is option B, 2 only. Which of the following statements are true about Ishan Uday scholarship scheme? It is a scholarship scheme for primary education. No, it is for higher education. This scheme is being developed by UGC, not by Ministry of Donors. So both statements are wrong. Correct answer is option D, none. That's all from our side for today. Thanks for watching.